Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक से नी नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्विक रिवीजन विद इन जस्ट 10 मिनट्स। आइए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कार्बन कितना ज़्यादा वर्सटाइल है नेचर में। बिल्कुल मैम वर्सटाइल है, बट मैम इसका अमाउंट तो ज़्यादा नहीं है ना, फिर भी ये इसके इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। आता होगा दिमाग में? बिल्कुल मैम। सो द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, एंड एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन आपका प्रेजेंट है। बिल्कुल मैम। और एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स स्मॉल अमाउंट अवेलेबल इन नेचर, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, सो इट फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी थिंग्स अराउंड अस। समझ में आया? यस मैम। सो अब आपको ये चीज़ तो समझ रहा है कि भाई कार्बन का नंबर इतना कम है, बट फिर भी वर्सेटाइल है नेचर में। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्टूडेंट बॉन्डिंग, कार्बन की जो बॉन्डिंग है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, वो होता है 6, और इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगी तो ये होगा 2,4। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बट अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए बड़ी दुखद बात है। क्यों? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है शेयर, मतलब क्या शेयर बोल रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को किसी को दे नहीं सकता, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को देके कि भाई 2 वाली स्टेट में आ जाए, है ना। या फिर वो ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले सकता है। तो वो करे तो करे क्या बेटा, उसे करनी पड़ेगी शेयरिंग। क्या करनी पड़ेगी? उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उनको वो शेयर करेगा विद अदर एटम, है ना। और क्या करेगा स्टूडेंट? इस तरीके से वो बनाएगा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। डन। सो आपको पता है इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शुड ईदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट इट विल नॉट पॉसिबल। क्या? इट विल नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि भाई इतना देखो, वो 4 इलेक्ट्रॉन, the gain of 4 electron is difficult because then a nucleus has of 6 proton will have to hold extra 4 electron, which is not possible, है ना। और ना ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस। सो कार्बन हेंस ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है आराम से। समझ में आया? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुका है। और हम लोग इसके देखो, अगर मान लो मैं CH4 की बात करूँगी तो CH4, तो यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ यही है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन था, है ना। यस मैम। तो इसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, आपस में कर लिया। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हम लोग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से भी उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। किस पर? अर्थ पर। समझ गए? बिल्कुल मैम। नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि जो आपका कार्बन है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिंग। ठीक है, यस मैम। सो द फिनोमिना बाय मीन ऑफ विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स विच सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इन तीनों को जला दूँ तो दे विल प्रोड्यूस अ CO2 गैस, है ना, एज अ बाय प्रोडक्ट। सो मतलब कि इन्होंने एट द एंड जलने के बाद कुछ और प्रोड्यूस नहीं किया, तो मतलब ये बिल्कुल कार्बन ही है, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, बट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है। समझ गए? बिल्कुल यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो पहला आएगा डायमंड। डायमंड का आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, और ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट होता है। समझ में आता है? यस मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आती है। डायमंड इज यूज टू ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ हार्ड मटेरियल्स, और ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है ना। डायमंड के पास 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब आप ये सोचोगे मैम जो डायमंड है, डायमंड में जो कार्बन होता है ना बेटा, वो फर्दर
4 कार्बन एटम से जॉइंट रहता है। सो इसकी जो यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, तो इसलिए काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने सारी बॉन्डिंग कर ही रखी है, सारे बॉन्ड को बिजी कर रखा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को बिजी कर रखा है। बट अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो ग्रेफाइट में कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन वेला घूम रहा होता है। उस वेले इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है, बट डायमंड नहीं कर पाता है। और इसका क्या होता है, इसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि लेयर के बीच में क्या होता है, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होते हैं। समझ गया, समझ गए, यस मैम समझ गए, ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है फुलरीन, दिस इज बकमिंस्टर फुलरीन, दिस इज आल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एंड देखो जैसे एक फुटबॉल होती है ना, ऐसे ही होता है, ये 60 कार्बन का होता है सिर्फ और सिर्फ। कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, 60 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज लाइक अ सॉकर बॉल, फुटबॉल होता है। द फर्स्ट फुलरीन आइडेंटिफाई वाज C60, मतलब कि 60 कार्बन एटम्स अरेंज इन लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरीन। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू सेम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या है, क्या कॉज है कि कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है? तो पहला तो कैटिनेशन, कार्बन खुद से ही बॉन्ड्स बना सकता है, यस मैम। नेक्स्ट टेट्रावेलेंसी, बताया मैंने कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये 2 रीजन मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे वही चीज़ आपकी लिखी हुई है। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको पता है कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से वो मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो कैसे बना पा रहा है, बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज अ टेट्रावेलेंट, ठीक है। दीज आर द रीजन। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम। सो इसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स भी ज्यादा होते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए, बिल्कुल मैम। अब ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, वो होते हैं आपके स्टूडेंट क्या, वो होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं बेटा वो आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। डन, बिल्कुल मैम। हाइड्रोकार्बन्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपका होता है एल्केन, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड में आपके होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। यहां पर कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, समझ पाया? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ चुकी है। आया ना ये चीज समझो, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट। द फिनोमेना बाय मीन ऑफ विच द कार्बन कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोग को इसमें? जैसे मान लो आपके पास 4 कार्बन एटम्स की चेन है, उसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। मतलब कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आप ये देखोगे कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है, बट आप उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन, आइसोमर ऑफ हेक्सेन। मैंने आपको बहुत सारे कराने सिखाए हैं, और अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल सेशन तो स्टूडेंट डोंट वरी, जाकर आप मेरे पूरे सेशन को विजिट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ क्विक रिविजन, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस रैपिडली, है ना, बिल्कुल मैम। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आप लोग को बता दिया, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए होते हैं, जो आपके 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। समझ गए? सैचुरेटेड इज एल्केन, अनसैचुरेटेड इज एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप देयर इज अ स्पेशल हेटेरो एटम्स, जो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ऐड होते हैं तो क्या करते हैं, वो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, है ना। यस मैम, समझ में आएगी वाला पॉइंट आप लोगों को? तो जैसे आपने देखा होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या? एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आपके सिलेबस में यही वाले हैं ओनली। तो इनका जो नाम खत्म होता है ऑल जिसमें आएगा वो एल्कोहल है, जिसमें आपका OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड में अल से नाम खत्म होगा, जिसमें आपका क्या होगा, ये CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ गए वाला पॉइंट? बिल्कुल मैम। ओन में आपका क्या रहेगा, कीटोन जो होंगे ओन से उनका नाम खत्म होगा, और इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पर R ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, तो यहाँ पे ये COOH, क्या COOH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डन, बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट विच इज इंपॉर्टेंट, होमोलोगसी। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम प्रीवियस 1 by CH2 ग्रुप और 14 AMU। यार सिंपल सी बात है, देयर इज अ सेट ऑफ सीरीज जहाँ पर आपके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, मतलब कि उनके अंदर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो क्या है, वो सिमिलर है केमिकल प्रॉपर्टीज में, बट वो डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्यों है वो डिफरेंट? बिकॉज जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, क्योंकि उनका मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है कंटिन्यूस, है ना। जैसे मान लो मैं CH4 की बात करूँ और C2H6 की बात करूँ, तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, बिकॉज दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, एंड इसके मॉलिकुलर मास का भी डिफरेंस होता है 14 AMU।
समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा? नामकरण करना, है ना। तो नामकरण करने के लिए आपको पता है कि आपको नामकरण करना है, जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग आपको करनी होती है। नामकरण मैंने आपको करा रखा है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप जाके मेरे उस सेशन को विजिट करिए। मैंने आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ का नामकरण करना सिखाया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास कार्बन की चेन है ना, आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो। ठीक है, जैसे मान लो ये है ऐसे, मान लो ऐसे, तो मान लो अगर मैं ऐसे जाती हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, मुड़ना नहीं है पीछे, ऐसे ही जाना है, एक ही साइड को जाना है। ठीक है, मुड़ के नहीं आ सकते आप। तो मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है, अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो ऐसे 4 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई। बिल्कुल मैम। अगर कोई स्पेशल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे ये CH3 है, ये आपका 4 कार्बन का हो गया। बिल्कुल मैम, बट यहाँ पर इसके तीसरे कार्बन पे CH3 है, बट क्या आप इसको तीसरे कार्बन पढ़ोगे? नहीं बेटा, आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को आप इस तरीके से पढ़ोगे कि इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इधर से पढ़ोगे तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी, तो मतलब आपको सेकंड पोजीशन पर डालना है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन विल बी द आंसर। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं वन बाय वन कौन सी क्या होती है। अगर मैं कंबशन रिएक्शन की बात करूँगी, इसमें तो एक केमिकल रिएक्शन है इन विच सब्सटेंस बॉर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है इसमें जो सब्सटेंस होता है वो बॉर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, है ना। बिल्कुल मैम। सो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज होती है। तो अगर आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन के अंदर जा रहा है तो वो ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करता है, क्लीन फ्लेम, और अनसैचुरेटेड जा रहा है तो वो क्या करता है, वो सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? बिल्कुल मैम। और इवन अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी लिमिटेड सप्लाई दोगे एयर की, तो वो भी आपका क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन को शो करेगा। तो याद रखना, कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, इनकम्प्लीट में सूटी फ्लेम। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को आप ऐड करा रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इन एडिशन टू कंबशन, ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय सम सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, इनका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। मान लीजिए आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन जब होगा तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मिलेगा सीधा इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट आएंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आप कुछ चीज़ को ऐड करा रहे होते हो, तो यहाँ पे आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या था, आपके पास ये एल्कीन था या नहीं था? बिल्कुल मैम, यहाँ पर ये आपके पास एल्कीन था, इथीन, आपने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, दिस हाइड्रोजनेशन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो आपको मिल जाएगा एल्कीन। क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा एल्कीन। समझ गए या नहीं समझ गए? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह लेना, किसी को सब्स्टिट्यूट करना। मान लीजिए मेरे पास मीथेन है, ठीक है, तो एक क्लोरीन आया और उस क्लोरीन ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह ले ली, यहाँ पर आकर उसकी जगह ले ली, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट करना। दिस इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी और अदर एटम से। नेक्स्ट आते हैं इथेनॉल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी बोलेंगे स्टूडेंट, जो हो जाएगा आपका C2H5OH। सो ये कलरलेस लिक्विड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, इसकी डिस्टिंक्ट स्मेल और बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, इट कंजप्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज कॉज अ ड्रंकनेस एंड कैन बी लीथल। ठीक है भाई, इसको लोग पीते हैं तो पीना नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका इथेनॉइक एसिड, जैसे CH3COH, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम आपका? एसिटिक एसिड होता है। समझ के नहीं समझ गए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, 100% प्योर एसिटिक एसिड, जिसमें कोई पानी नहीं है, वो होता है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझ गए? बिल्कुल मैम। अब आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए बेटा इथेनॉइक एसिड्स की। जैसे मान लीजिए मेरे पास इथेनॉल है, C2H5OH है, ठीक है, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन को ऐड कराऊंगी इन प्रेजेंस ऑफ मान लो एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो इट विल फॉर्म अ CH3COH विच इज इथेनॉइक एसिड। समझ गए? बिल्कुल मैम। और अगर मैं इथेनॉल की इथेनॉइक एसिड से रिएक्शन कराऊंगी, मान लो इथेनॉइक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रही हूँ, इथेनॉल से करा रही हूँ, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, और आपको क्या मिलेगा, CH3CO C2H5, ठीक है, COO C2H5, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा विच इज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एस्टर। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ वाटर। साथ में आपका लूज हो ही गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं इन द एज कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, बिल्कुल मैम। तो ये हो गया आपके स्टैरिफिकेशन, दिस इज द स्टैरिफिकेशन। और अगर मैं बात करूँ सपोनिफिकेशन की, सपोनिफिकेशन बहुत ईजी होता है स्टूडेंट। सपोनिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको सोप बनाना है, तो आपको लेना है एस्टर। क्या लेना है आपको बेटा, आपको लेना है एस्टर विच इज CH3CO C2H5, और साथ में क्या लेना है आपको, NaOH लेना है। तो होगा क्या स्टूडेंट, होगा ये C2H5 चल जाएगा OH के साथ, तो ये बना लेगा C2H5OH, और साथ में क्या बना लेगा बेटा, CH3CO
Na, ठीक है। सो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? बिल्कुल मैम समझ में आ गया हम लोगों को। सो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? बिल्कुल मैम। और ये इन बेसिस या उसमें नहीं होता है, ये सिंपली रिएक्शन होती है। एस्टर किसके साथ रिएक्ट करता है? एस्टर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। किसके साथ? बेस के साथ एस्टर आपका रिएक्ट करता है, ना कि एसिड के साथ। डन। चलो अब आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपको पता है दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सोप क्या है? सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सब्सटेंस जिनको आप क्लींजिंग के लिए यूज करते हो। सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। बिल्कुल मैम, ठीक है। और जो सोप की प्रिपरेशन होती है तो आपको पता है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑयल और फैट को आप ट्रीट करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, तो वो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, काफी पूछी जाती है। डिटर्जेंट की बात करेंगे तो केमिकली जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, ठीक है। दैट इज डिटर्जेंट कंटेन अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्लींजिंग एक्शन जो होता है डिटर्जेंट का इज कंसिडर टू बी मोर इफेक्टिव देन अ सोप। आपको पता है सोप क्या बनाते हैं? माइसिल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। सोप का मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, तो वो डर्ट के अराउंड इस तरीके से क्या कर लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। सो दिस इज द माइसिल, दिस इज व्हाट, दिस इज द माइसिल, है ना। अब हम देखते हैं बेटा सोप जो होता है हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जो सोडियम को हटाकर स्कम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्कम एक इनसॉल्युबल सा प्रेसिपिटेट होता है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं डिटर्जेंट्स की बात करूँ तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं हार्ड वाटर के साथ। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुका है। स्कम मैंने आप लोग को बता दी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है जो सोप मॉलिक्यूल बनाता है जब वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। समझ गए? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। बस यहाँ पे एक लॉस ये आता है कि सोप आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट्स आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो डिटर्जेंट्स काफ़ी पोल्यूशन को कॉज करते हैं। समझ गए? बिल्कुल मैम। तो इस दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय एंड टेक केयर।